तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट का जो है ना इन टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा वीडियोस, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल से भी देख सकते हो। और इससे पहले के चैप्टर जैसे रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटीज हो गया बच्चों, है ना। अगर इन सब एक्सरसाइज में अगर आपको प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो इन सभी चैप्टर को एक एक क्वेश्चंस जैसे इन टेक्स्ट का हो गया बच्चों, टेक्स्ट बुक के हो गए, एग्जांपल्स हो गए, इन सभी एंटायर क्वेश्चन को मैंने कवर कर रखा है। तो चैनल पे विजिट करके आप प्ले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं इन सभी चैप्टर्स को। क्लियर। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है ना न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, उन सभी क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं जो हमारे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, राइट। और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। आई थिंक बच्चों 9 क्वेश्चंस है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएं तो वहां पे 16 या 17 क्वेश्चंस थे, बट अब जो है कुछ जैसे टॉपिक डिलीटेड हुए तो उनके अकॉर्डिंग जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो सभी डिलीटेड भी है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखना। क्लियर। चलो तो ये सारी चीजें आपको पता ही बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या है? एक्सरसाइज का। और एनसीईआरटी का अगर आप लास्ट 5 इयर्स के सैंपल पेपर को देखते हो या पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखते हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट से जो है ना बच्चों आपको इन टेक्स्ट और जो उनके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाता है। तो आप इन चीजों को ध्यान से अच्छे से एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस जो आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ना इन टेक्स्ट और टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। आप चाहे कोई भी किसी भी साल का पेपर देखो आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसी के अंडर से ही सभी क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, राइट। क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अकॉर्डिंग अगर आपको क्या बताना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो आप यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड करना है, डिस्क्राइब करना है नियर द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो जैसे मान लो अगर हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें अगर हम करंट को पास कराते हैं, ठीक है। जब इसमें करंट पास होगा तो बच्चों तो राइट हैंड थंब रूल्स आपको पता है। थंब रूल्स क्या कहता है? जब अगर करंट अपवर्ड के डायरेक्शन में होता है और आपके जो बाकी भी फिंगर्स को अगर कर्ल करते हैं तो इस तरीके से इसके डायरेक्शंस होते हैं, है ना। ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। और अगर मान लो करंट, अगर एक एग्जांपल ऐसे भी मान लेते हैं, अगर डाउनवर्ड करंट जा रहा है तो डाउनवर्ड करंट जाए तो क्या होगा? कर्ल करोगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी अगर अपवर्ड करंट जाए तो ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर इन ऑल यानी ये क्या होगा? इस तरीके से कर्ल हो जाएगा। यानी इसमें क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएगा। कैसा बनेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। इसमें बच्चों आपको क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा, है ना। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बस ये कह रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? कर्ल करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। बट इस ऑप्शन में देखिए आपके पास क्या है? द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। नहीं जी, ये भी नहीं है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, ये भी नहीं बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्या है? द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस, जी नहीं। ओरिजिनेट फ्रॉम द वायर्स, ये भी नहीं होगा। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर द वायर, यस ये है बच्चों सेंटर वायर से ये क्या बन रहा है? ये इसका एक सेंटर हो गया और ये इनके कंसेंट्रिक सर्कल हो गए। बात समझ में आया? अच्छा अगर आप इनको लिखना चाहे इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या देखो यहां मैंने लिख रखा है ये बात भी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट्स को समझाएंगे
लिखाएंगे भी और तरीके भी सिखाएंगे कि कैसे हमें लिखना है एग्जाम में, और आपके पूरे मार्क्स भी लाने हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं ना, अगर इतने वर्ड्स अगर आप लिख दोगे ना, तो डेफिनेटली आपको, अगर ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर 3 मार्क्स से क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। हमने इतने ही वर्ड्स लिए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स एकदम परफेक्टली दे पाओ, और मैं आपको फील भी दिला रहा हूं, तो आप इन्हें अच्छे से रिविजन करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आर कॉन्सेंट्रिक। अभी दिखाया मैंने कॉन्सेंट्रिक। अच्छा, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? जिस मतलब जैसे यहां ऐसे देख लो, ये हमारा सेंटर है और इसके चारों बहुत सारे सर्कल्स है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। यानी एक ही सेंटर से बहुत सारे वृत्त बने हुए होते हैं, या 2 से ज्यादा, ऐसे समझ लीजिए ना, बहुत ज्यादा नहीं, 1 से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। अंडरस्टैंड? ओके। सर्कल विद द सेंटर ऑफ द वायर, वही बात है यहां पे, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, है ना। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखें तो उसमें 6 एमसीक्यूज है बच्चों, बट अगर आप न्यू एनसीईआरटी को देखें, इसमें आई थिंक 2 ही है ना। चलिए देख लेते हैं कितने होंगे। एक तो हमने कर ही लिया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, अब देखिए क्या है, एट द टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट। अच्छा, अब यहां पे एक शॉर्ट सर्किट है, ये भी काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट सर्किट होता है क्या, पहले इसको समझिए आप। इसमें आपको आगे एक डेफिनेशन भी है, शॉर्ट नोट है इस पे, तो मैं वहां पे वर्डिंग करके भी लिखाऊंगा। यहां पे एमसीक्यूज है, तो पहले एमसीक्यूज को समझिए। जैसे मान लो बच्चों, हमने एक एप्लीकेंस ले लिया, ये हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल्स है। अब यहां से इसमें करंट जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट जा रहा है बच्चों, तो ये हमारा R1 रेजिस्टेंस हो गया और ये R2 रेजिस्टेंस हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अभी शॉर्ट सर्किट का फील दिला, समझिए पहले, फिर मैं आंसर भी बताऊंगा। अब देखो, इसमें जब करंट जा रहा है ना, तो करंट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? करंट ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है ना, करंट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यानी पोटेंशियल अपॉन में क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे, और ये दोनों आपको पता है किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, रजिस्टर के अकॉर्डिंग यानी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके आप देखिए बच्चों, मैंने सेपरेट बाय लेक्चर अपलोड कर रखा है कि कैसे हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं, कैसे पैरेलल में करते हैं, कैसे मिक्स में भी करते हैं, और इनके बेसिस पे हमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहे हैं सर्किट सॉल्विंग से रिलेटेड। अगर आप इन सब में डाउट है तो चैनल पे विजिट करके एक बार प्लेलिस्ट देख लो, जो भी आपको सीखना है, देखना है, वो सारे अवेलेबल है फिजिक्स का। क्लियर? चलिए, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो अब अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा बच्चों? R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो, थोड़ा देर के लिए मान लो कि अगर हम यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर लगा देते, यानी ये A और ये B, ये क्या हो गया बच्चों? A B क्या है? DUCTING, कंडक्टिंग वायर ले लिया हमने। अच्छा, कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका जो रेजिस्टेंस है ना, 0 है, ऐसा समझिए। यानी इसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन से जा सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसमें रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। तो अब अगर मान लो हमने यहाँ पे बच्चों लगा दिया, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहां से जब करंट आएगा इसके अंदर, इस रेजिस्टेंस के अंदर, फिर तो यहां जाएगा ही नहीं, यानी ये फ्री हो गया। तो आपको पता है टेंडेंसी है, जहां रास्ता खाली वहीं तो जाएगा, तो ये रास्ता खाली है, इलेक्ट्रॉन उधर क्यों जाएगा? इसी में आ जाएगा। तो जैसे इसमें आएगा बच्चों, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी इस केसेस में रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा V अपॉन में क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस कम हो गया, है ना, रेजिस्टेंस कम हो गया। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, तो करंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। वाह, क्या बात है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्यों सर?
है कि नहीं? तो देखो ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना तो करंट डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, सॉरी करंट क्या होगा, यानी यहां पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज कर रहा है तो करंट इंक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे R1 प्लस R2 था, बट R2 तो गायब हो गया, तो R1 बन गया, तो रेजिस्टेंस कम गया। तो जब रेजिस्टेंस डिक्रीज किया तो करंट इंक्रीज करेगा, और जब करंट इंक्रीज करेगा बच्चों तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी जो एप्लीकेंस है वो हीटेड हो जाएगा, और हीटेड होगा तो आप समझ सकते हो कहीं से कहीं वायर जो है, यानी लाइव वायर जो है हमारा ना, वो कहीं से मेल्ट हो जाएगा, और जब मेल्ट हो जाएगा तो जो हमारे घर के जो एप्लीकेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है शॉर्ट सर्किट का एक कंसेप्ट। अंडरस्टैंड या नॉट? समझ में आगे मैं आपको और समझाऊंगा, एक क्वेश्चन इस पे और है। अच्छा फिलहाल समझिए, यहाँ पे क्या इंक्रीज हेवनली बॉडी, सिंपल आप यहाँ पे कर सकते हो। जो बॉडी होगा वो इंक्रीज करेगा, क्यों, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो करंट इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे इंक्रीज हेवनली बॉडी, जो भी बॉडी होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से फील के साथ समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें जो है ना बच्चों, दो आपको एमसीक्यूज दे रखे थे, क्योंकि अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देख रहे हैं ना तो उसमें आपको आई थिंक 6 एमसीक्यूज थे, जिससे आप इस बार जो है बच्चों सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है ना, कंटेंट चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 2 क्वेश्चंस है, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, फाइनल बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज है ना, एज इट इज आपके पेपर में आ जाते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो एनसीईआरटी के कोई भी एमसीक्यूज को छोड़ना नहीं बच्चों, सभी को फोड़ के जाना, एकदम से मचा के जाना, और सभी को मचा के जाते हो ना तो आधे से ज्यादा तो बच्चों आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन टैली करता है। तो इसीलिए जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है सभी को एकदम मचा के जाना है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा यहां पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, और ये स्टेटमेंट से हमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो लेट्स सी। तो पहला क्या है, the field at the center of the long circular coils carrying current will parallel to the straight line। Obviously अगर मान के चलो बच्चों हमने एक सोलेनॉइड ले लिया, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर डालते तो ये क्या हो रहा है, देखो कैसा हो रहा है, पैरेलली तो हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी पैरेलल है, क्लियर। या फिर अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके से, अगर मैं एक लूप ले लूं, अब यहां से मान हमने करंट किया, तो जैसे इसमें करंट जाएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, और यहां से पैरेलल लाइन चला जाएगा, है ना। यहां पे जैसे आएगा, राइट, यानी यहां से करंट अगर रिटर्न आएगा तो यहां पे एक लूप तैयार कर लेगा, बट ये लाइन तो पैरेलल ही हुआ ना। तो आप ऐसे समझिए या ऐसे समझिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। पहला क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन बी में देखो क्या है, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन, वाओ, अ वायर इज ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली लाइव वायर। क्या ग्रीन इंसुलेशन को लाइव वायर में हम यूज करते हैं क्या? ग्रीन इंसुलेशन को क्या हम लाइव वायर में यूज करते हैं क्या? करते हैं क्या? तो आंसर क्या होगा, नो। ये होगा बच्चों फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। अब आप ये सोच रहे होगे सर कैसे, है ना, कैसे? तो देखिए बी वाले पार्ट का आपको बच्चों वायर का 3 कॉम्बिनेशन मैंने इससे पहले का, अगर आप लास्ट इवन अगर इनटेक से क्वेश्चन देखोगे तो उसमें मैंने आपको डिटेल बताया था, तीनों वायर का कॉम्बिनेशन। देखो ग्रीन वायर जो होता है ना, ग्रीन वायर, ठीक है, ग्रीन वायर होता है बच्चों, रेड वायर होता है, ठीक है, और ब्लैक होता है, ब्लैक, है ना। तो अब यहां पे समझिए, ग्रीन वायर जो होता है ना बच्चों, ये अर्थ वायर होता है। क्या होता है, अर्थ वायर होता है, ठीक है। अच्छा रेड वायर जो होता है ना, ये होता है बच्चों हमारा लाइव वायर होता है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वायर होता है इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जो लाइव वायर होता है ना बच्चों, वो रेड होता है, और यहाँ पे कह रहे ग्रीन वायर
इंसुलेशन इज अ लाइफ वायर, तो यहाँ क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। समझ आया? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। ये GRB क्या है बच्चों, GRB समझ में आ रहा है? ग्रीन रेड ब्लैक, ग्रीन रेड ब्लैक। ग्रीन अर्थ को बताता है, R लाइफ वायर को बताता है, B न्यूट्रल को बताता है। ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलो आगे देखो बच्चों, कह रहे हैं लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। 2 मेथड बताएंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना। इलेक्ट्रो, वैसे बच्चों मैंने लिस्ट लिख रखा है जिससे कि आपको समझ पाओगे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है बच्चों, ठीक है। एंड नेचर एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल करंट कैरिंग कंडक्टर है। इससे आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तो है ही बच्चों, और ये आपको नेचर एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट से भी तो हम जनरेट कर सकते हैं। आपको 2 कह रहा था एक्चुअली, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखते हो ना, तो वहां पे 3 पूछा जा रहा था और इसमें आपको 2 दिया था। मैंने 3 ले लिया, हो सकता है आपको 3 पूछ दे, तीनों रिमेंबर कर लीजिए। आप कहेंगे तो और भी मैं बता दूंगा, बट बहुत ज्यादा आपके लिए ज्यादा भी हो जाएगा, है ना। तो लिमिटेड में रहो, अच्छे से रहो, अच्छे से प्रिपेयर करो। क्लियर? तो ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है, तीनों याद कर लेंगे। ये तीनों मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हेन, राइट, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस, when is the force experienced by a current carrying conductors placed in the magnetic field large। तो देखो कह रहा है कि current carrying conductor placed in magnetic field large। अच्छा देखो यहाँ पे हमारे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग रॉड डाल दिया है, ठीक है। तो जब इसमें हमने करंट कैरिंग रॉड डाल दिया, चार्ज इज मूविंग एंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्या होता है, QVB sin थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि इस मैग्नेटिक फील्ड्स में अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर डालते हैं तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, है ना। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, मेन फार्मूला आपको ये पता चल गया। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए, तो अब मैक्सिमम कब होगा, जब साइन हमारा मैक्सिमम होगा। यानी अगर हम इफ थीटा इक्वल्स टू, अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन 90, साइन 0 0, है ना। साइन 90 डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं, यानी आप यहां पे देख रहे हैं इन दोनों के बीच के अगर एंगल 90 डिग्री का हो ना, तो ये बात पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QV और sin 90, ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी हमारा जो फोर्स है वो मैक्सिमम आएगा कब, जब V और हमारा क्या होगा बच्चों, Q, इन दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जब थीटा 90 डिग्री होगा ना, यानी एंगल दोनों के बीच के 90 डिग्री होगा, यानी दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स। डू यू नो, लेफ्ट हैंड रूल्स आपने पढ़ा होगा, राइट हैंड रूल्स पढ़ा होगा। तो तीनों जो फिंगर्स होते हैं एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि उन दोनों के बीच के जो एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री होता है। समझ में? तो अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स है ना, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, वो मैक्सिमम हो जाएगा। यानी इस केसेस में जो फोर्स होगा बच्चों, वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी लार्जेस्ट हो जाएगा। अब ये सोच रहे हो सर इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, समझ तो गए। स्टेटमेंट लिखना है तो वेट, स्टेटमेंट लिखवाता हूं। देखो, when the directions of the current perpendicular मतलब 90 डिग्री to the directions of the magnetic fields and the force of largest। तो मैग्नेटिक फील्ड्स के अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर होता है तो भी आप सिंपल कह दीजिए क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी लार्जेस्ट हो जाएगा। फोर्स क्या होगा, लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा होगा। हाईएस्ट यानी मैक्सिमम भी आप शॉर्ट वर्ड में कह सकते
क्लियर? इतना डेफिनेशन लिख दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। ये तो बच्चों समझाना था आपको, है ना। आप ये चाहे तो एग्जाम में लिखिए, ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो है नहीं, और आपको पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में न्यूमेरिकल तो ना के बराबर ही होता है। एक दो न्यूमेरिकल है आपके स्टैंडर्ड में, हाँ अगर आप 12th में जाते हैं, 11th में जाएंगे तो वहां आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, बहुत मिलेगा, बट आप जो अंडर 10 के अकॉर्डिंग मोस्टली न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता ही नहीं है ना। इसके ऐसा यूनिट पे मिल सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे, है ना। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो लास्ट में आपको बता दूंगा मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? मैं लास्ट में बताऊंगा, फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, कह रहे इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर। ठीक है, मान लो आप एक चैम्बर में, इमेजिन करो या सोचो, जो भी कर लो। बैक टू वन वॉल्स इज इलेक्ट्रॉन्स बीम्स मूविंग हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द बैक वॉल्स। ठीक है, टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल्स is deflected by the strong magnetic fields to your right sides. What is the direction of magnetic fields? तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले हम एक चैम्बर बना लेते हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे। ये हमने एक चैम्बर बना लिया बच्चों, ठीक है, बन गया चैम्बर्स। अच्छा, मान लो कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये हम जहां पे बैठे हैं वो कौन सा है? चैम्बर विथ योर बैक वॉल, है ना। तो ये बैक वॉल है, BAC के बैक वॉल है, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों? फ्रंट वॉल हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा? फ्रंट वॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इतनी बात हमने सीख लिया। अच्छा, कह रहे एन इलेक्ट्रॉन बी मूविंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बैक वॉल टुवर्ड्स टू फ्रंट वॉल। यानी जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स ये यहां से मूव करता है यहां के लिए, ठीक है ना। बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ मूव करता है, ठीक है, हमने लिख दिया टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल, ठीक है। इज कह रहा है वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड्स के अकॉर्डिंग ये डिफ्लेक्शन होता है। सो व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स? ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शंस क्या है? बैक वॉल से लेके क्या हो गया? फ्रंट वॉल तक है। तो आपको हमने इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है करंट के डायरेक्शंस, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? बैक वॉल टू फ्रंट वॉल है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा ना बच्चों, वो क्या होगा? आपको ये हो जाएगा बच्चों फ्रंट वॉल से बैकवर्ड, फ्रंट वॉल से बैकवर्ड हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आए, ठीक है। तो अब आप देखिए, जब ये डायरेक्शन होगा तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा ना, वो क्या होगा? राइट साइड हो जाएगा। क्या होगा? राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हो गया, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को ध्यान कीजिए। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को ध्यान दीजिए और लेफ्ट हैंड रूल से आपको पता चल जाएगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स क्या कहता है कि जो थंब होता है फोर्स के डायरेक्शन को बताता है, और बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड्स को बताता है, और जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताता है? मिडिल फिंगर जो है बच्चों उसका क्या बताता है? डायरेक्शंस को बता देता है। तो चलिए आपको इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। अच्छा, इसी के ऊपर आगे बच्चों तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है द इलेक्ट्रॉन्स बीम्स इज मूविंग फ्रॉम आवर बैक वॉल्स टू द। आप इसको बच्चों मैं इस फिगर को रफ कर देता हूं जिससे कि आप आई थिंक समझ पाओगे, है ना। इसको आपने समझ में आ गए सारी बातें। मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा देर के लिए जिससे कि आप इसको समझ पाएंगे। अब देखिए बच्चों, द इलेक्ट्रॉन्स बीम इज मूविंग फ्रॉम आवर बैक वॉल, जो मैंने किया था उसी को हमने वर्ड यानी स्टेटमेंट के रूप में बना दिया है, ठीक है। Electrons beam is moving from our back walls to front walls. So the directions, current will be opposite direction. Obviously opposite directions हो जाएगा from the front walls to back walls and towards us. So the directions deflection of force
जो इसके जो डिफ्लेक्शन होगा वो फोर्स की तरफ हो जाएगा, यानी राइट अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो टुवर्ड्स द राइट सेंस ऑफ दैट एंड डायरेक्शंस ऑफ करंट इज टुवर्ड्स अस एंड द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स इज राइट साइड, यानी फोर्स जो होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ना बच्चों, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे, क्लियर। चलिए, तो ये आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स क्या है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स क्या है, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल्स क्या है, ये सभी बातों को आगे हम डिस्कस करेंगे। आएगा इसके ऊपर भी क्वेश्चन। अगर आपको इनका सेपरेट लेक्चर्स देखना चाहे, जैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स कहां पे लगता है, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इन बातों को देखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सेपरेट लेक्चर एक एक करके मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे कंसेप्ट लेक्चर ऑलरेडी है चैनल पे, विजिट करके देख सकते हो। फिर भी अगर आपको नए तरीके सीखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ये लेक्चर लेकर के आपके सामने आ जाऊंगा। क्लियर। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, नाम लिया और आ गया, स्टेट द रूल्स टू डिटरमाइन। देखो आ गया ना, मैं अभी आपको नाम लिया और एक क्वेश्चन भी आ गया। देखो, स्टेट द रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के लिए हम इन सारी चीजों को पता कर पाते हैं। ये अभी हमने जो मैक्सवेल्स का रूल बताया, फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल्स बताया मैंने आपको, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स है ना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स है। ये सभी क्या होता है, डायरेक्शन बताने के लिए ही तो जिसको हम पता करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन के लिए तो हम इन तीनों रूल्स को लगाते हैं। आगे और भी अगर स्नो रूल्स नहीं पता है, स्क्रू गेज रूल्स नहीं पता है, ये बहुत सारे है तो डायरेक्शन को पता करने के लिए। अगर इन सब रूल्स की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जैसे टाइम मिलेगा मैं इनके लिए आ जाऊंगा। वैसे इसके लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। क्लियर। चलिए बढ़े आगे। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस अराउंड A street conducting carrying wires। अच्छा, पहले के लिए क्या होता है, तो वही है पहला का मैसेज अभी बताया था बच्चों कि अगर हमें कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, जो आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन, कि जैसे बच्चों ये हम अगर मान लो करंट इसमें ले रहे हैं तो इसका क्या होता है, कंसंट्रेट कॉइल निकल के आ जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल्स लगाते हैं। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल्स होता है। जैसे अब थंब है, ये क्या बताता है बच्चों, करंट के डायरेक्शन में, तो जो हमारा जो ये फिंगर्स है वो कर्ल करते थे, क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है ना। कर्ल करो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बता दो, या डाउनवर्ड करते तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो ये चीजें आपको अपवर्ड, अगर यहाँ पे देख लो ना, अगर अपवर्ड है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, और डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो आप ये क्या हो जाएगा, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल्स हो जाएगा। क्या होगा, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल्स। मैं यहाँ पे लिख रखा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सवेल राइट हैंड रूल्स ये बताता है, ठीक है। ये अपवर्ड जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ये आपको ध्यान रखनी। अच्छा, दूसरी बात में क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स है। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स क्या कहता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग straight conductors placed in the magnetic fields which is perpendicular। अच्छा देखो, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल्स क्या कहता है, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल्स ये कहता है कि जो थंब है ये फोर्स को बताता है, ठीक है, और ये जो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड्स को बताता है, और ये क्या बताता है, करंट को डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो ये आपको तीनों एक दूसरे का मचली परपेंडिकुलर्स है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो थंब है ये फोर्स को बताता है, ठीक है। जो फोर फिंगर्स है ये हमारा फोर फिंगर्स है, ये क्या है, फोर फिंगर्स है। तो जो फोर फिंगर्स है ना, ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, और ये जो हमारा बच्चों मिडिल फिंगर्स है ना, ये क्या बताता है, करंट के डायरेक्शन को बताता है। तो ये तीन आपको ध्यान रखने। क्लियर। अच्छा, तो ये हमारा दूसरा हो गया। अच्छा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स क्या बताता है, देखो राइट हैंड रूल्स यूज क्यों करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल्स यूज क्यों करते हैं, तो इन चीजों का डिफरेंस मैं भी आपको बताऊंगा। पहले देखो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स, एक वर्ड याद करना, यहां पे इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए हम क्या करते हैं पता, इसको लगाते, इंड्यूस नाम आ जाए समझ लेना कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा।
अच्छा, एक चीज और दूसरा पॉइंट क्या याद करेंगे, अब मैं इनका मेजर डिफरेंस बताता हूं। दोनों बात समझ में आ गया? देखो ना, इसमें क्या है ना, करंट इंड्यूस, देखो इंड्यूस आ गया, इसीलिए तो हमने ये रूल लगा दिया था। इंड्यूस देखो खत्म, कौन सा लगेगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स लगेगा। बात समझ में? तो ये दोनों का एक मेजर डिफरेंस मैं बताता हूं। देखो लेफ्ट हैंड रूल्स कब लगाते हैं, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी कंडक्टर को रखते हो, उस पर कुछ ऑलरेडी चार्ज होता है, यानी करंट होता है ना, तो हम क्या लगाते हैं वहां पे, मैग्नेटिक मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स लगाते हैं, ठीक है। और उसी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मूविंग कंडक्टर को रख देते हैं ना, तो वहां पे इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है, और उस करंट के केस में हम डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स लगाते हैं। समझा? तो ये इसकी मेजर डिफरेंस है। फिलहाल अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हमें ये पूछ रहा था इसका स्टेट, तो हमने वो आपको बता दिया। समझ आया कि नहीं, है ना? चल आगे बढ़े, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, when does an electric circuit occurs। अच्छा, when does an electric short circuit occurs। अभी मैंने आपको शॉर्ट सर्किट एकदम डिटेल्स में बताया था, है ना, कि शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब अगर रेजिस्टेंस, यानी आप ऐसे समझिए, अगर हमारे पास लाइव वायर है, क्या है, लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर ले लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, लाइव वायर ले लो, और यहां पे एक न्यूट्रल वायर ले लो, न्यूट्रल, ठीक है। अब इन दोनों न्यूट्रल वायर को अगर हम जोड़ देते हैं ना, कंडक्टिंग वायर को, तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, वेरी स्मॉल होता है। रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, अभी हमने आपको समझाया था। और जब रेजिस्टेंस स्मॉल होगा ना, रेजिस्टेंस जब स्मॉल होगा ना बच्चों, तो क्या होगा, करंट इंक्रीज कर जाएगा ओम्स लॉ से। I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन में R होता है। तो इस अगर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होता है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब करंट बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो एप्लीकेंस क्या होगा, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा होगा, यानी इस केसेस में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये तो आपको समझाना था मैंने आपको। सेकंड क्वेश्चन में ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, वहां मैंने आपको डिटेल समझा दिया था। यहां पे आपको स्टेटमेंट लिखने हैं, तो स्टेटमेंट लिखने हैं तो आप ये देख लीजिए, मैंने इस तरीके, एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट अकर्स, एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट अकर्स, ये होता है क्या, जब व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल्स आर कम्स विद डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी लाइव वायर्स और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट जो कांटेक्ट में आ जाता है, राइट, जब कांटेक्ट में आ जाता है ड्यू टू एनी फॉल्ट एप्लीकेशंस, बिना किसी फॉल्ट एप्लीकेशंस के, और इफ देयर इज एनी डैमेज एंड इंसुलेशन ऑफ वायर, देन देयर इज अडॉप्टली एन इंक्रीज एंड करंट इज द सर्किट। तो डायरेक्टली इसमें क्या होता है, करंट इंक्रीज कर जाता है, और जब इंक्रीज करेगा तो समझ रहे हो ना, वो ज्यादा हीटेड होगा, और हीटेड होगा तो मेल्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है, और जब मेल्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली फॉल्ट तो डेफिनेटली होना है ना। तो ये रीजंस होते हैं, क्लियर। तो इसको मैंने वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ये भी आपको समझा दिया। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कह रहे हैं बच्चों, ऑलरेडी यहां पे देखो कह रहे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर्स, व्हाई इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक एप्लीकेंस। तो देखो अभी मैंने आपको वायर का हमने आपको बताया था, क्या बताया था, जी है ना, क्या था, RGB, राइट, GRB मैंने आपको समझाया था, G से ग्रीन, R से रेड, B से ब्लैक, ये तीन कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया आपको। सो यहाँ पे कह रहे व्हाट, जो अर्थ वायर होता है वो क्या होता है बच्चों, ग्रीन कलर्स का होता है, जो लाइव वायर होता है वो रेड कलर का होता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गया। अच्छा अब आप समझिए, एन अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक्स, यानी अगर मान लो कोई सर्किट ले लेते हैं ना, सर्किट से समझाता हूं मैं आपको, देख लो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे सर्किट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा बैटरी हो गया। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, एक अर्थ वायर लगा देते हैं कि कभी अगर ज्यादा करंट आ गया ना तो इसमें क्या होगा, इसके थ्रू वो अर्थ में चला जाएगा, बिकॉज अर्थ आपको पता है इतना यूज ऑफ लार्जेस्ट है, तो वहां सो कह रहे एन, देखो एन अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक प्लेट ऑफ द एप्लीकेंस
whenever there is accidental leakage of current, then current flows in metallic plate goes from the ground. तो अगर बहुत ज्यादा करंट होता है ना, तो वो क्या होता है, अर्थिंग वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है. So it is necessary to earth metallic applications, that is prevent of any use from the getting any shock. तो बिना किसी शॉक का ये क्या होता है बच्चों, अर्थ में चला जाता है और ये हमारे जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो बच जाते हैं. बात समझ आए, क्लियर है? आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है खत्म, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर से आपको स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन आता है, तो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है. कई बच्चे लिख नहीं पाते हैं, तो ये चीजें आपने हमें यहां समझा, उसी को हमने वर्ड फॉर्मेट में करते हैं, या आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट है कहना वही चाहिए जो इनकी प्रोसेस होती है. क्लियर? चलो आगे बढ़े. अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, ये आपके जो क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट होते हैं टेक्स्ट बुक के. और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है. तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो टेस्ला होता है. क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो टेस्ला होता है. और एक क्वेश्चन आपको भी आंसर देना है, मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे. क्या बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. नेक्स्ट लेक्चर में आप बच्चों इसका जो आंसर अपने नेम के साथ देना, जैसे कि अगला लेक्चर में आपका नाम ले सकूं. क्लियर? चलिए, तो पढ़ाई करते रहें, मस्ती से तैयारी करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.